Hello everyone, welcome to my channel. So today we are starting off with the topic 1.7 Communication of Performance. So let's get started. We have already discussed that in terms of section 4 of the Act, communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is meant. हमने पढ़ा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 4 ये कहता है कि प्रपोजल या ऑफर का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट हो जाता है जब वो ऑफरी की नॉलेज में पहुंच जाता है. As regards acceptance of the proposal, the same would be viewed from two angles. और अगर हम acceptance के communication की बात करें तो acceptance हमारे दो एंगल की तरफ से देखी जा सकती है. From the viewpoint of the proposer, that is the offer, and from the viewpoint of the acceptor himself, that is the offeree. From the viewpoint of the proposer, when acceptance is put in the course of transmission, when it would be out of the power of the acceptor, from the viewpoint of acceptor, it would be complete when it comes to the knowledge of the proposer. व्यू पॉइंट ऑफ प्रपोजर, अगर हम प्रपोजर के व्यू पॉइंट की बात करें दैट इज द ऑफरर, अगर ऑफर के व्यू पॉइंट से बात करें तो एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट हो जाती है जब वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में एक्सेप्टेंस चली जाती है ताकि वो उसे दोबारा विड्रॉ ना कर सके. और अगर एक्सेप्टर की तरफ से बात करें दैट इज द ऑफरी, और ऑफरी के व्यू पॉइंट से एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट हो जाती है जब वो ऑफरर की नॉलेज में आ जाती है. At times, the offeree may be required to communicate the performance by way of acceptance. कभी कभी ऑफरी को एक्सेप्टेंस या एक्ट के थ्रू भी अपनी एक्सेप्ट को कन्वे करना पड़ता है, यानी कि कुछ अपने एक्ट को परफॉर्म करने के बाद अपनी एक्सेप्टेंस देनी पड़ती है. In this case, it is not enough if the offeree merely performs the act, but he should also communicate his performance unless the offer includes a term that a mere performance would constitute acceptance. आप एक्ट को परफॉर्म करने से ही एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते हैं. अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली कहा गया है कि अगर आप ये एक्ट परफॉर्म कर देंगे तो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी. आपको जब तक एक्ट में ये मेंशन नहीं किया गया है कि सिर्फ परफॉर्मेंस ही एक्सेप्टेंस है, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है तो आपको उस एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा आपने परफॉर्मेंस देने के बाद भी. The position was clearly explained in the famous case of Carlyle vs. Carbolic and Smokeball Company. ये हमने इस केस लॉ में देख ही लिया था कि किस तरीके से उस वुमेन ने स्मोक बॉल्स को यूज़ करा. उसे इन्फ्लुएंजा हुआ जो कि एक जनरल ऑफर था. इन्फ्लुएंजा होने के बाद वो उस अवार्ड को क्लेम कर सकती थी बिकॉज उसने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के थ्रू ही उस ऑफर को एक्सेप्ट किया था. In this case, the defendant, a sole proprietary concern manufacturing a medicine which was a carbolic bowl whose smoke could be inhaled through nose to cure influenza, cold and other connected ailments, issued an advertisement for sale of his medicine. सिमिलरली इसमें यही केस लॉ दोबारा एक्सप्लेन किया गया है कि कार्बोलिक एंड स्मोकबॉल कंपनी नाम की एक कंपनी थी. उन्होंने उस मेडिसिन को सेल की वजह से एक एडवर्टीजमेंट दिया न्यूज़पेपर में. द एडवर्टीजमेंट ऑल्सो इंक्लूडेड अ रिवॉर्ड ऑफ $100 to any person who contracted influenza after using the medicine which was described as carbolic smoke ball. और उन्होंने कहा कि इस स्मोक बॉल को यूज़ करने के बाद अगर किसी को इन्फ्लुएंजा होता है तो वो सिर्फ $100 देने को तैयार होंगे एज अ रिवॉर्ड. Mrs. Carlyle bought these smoke balls and used them as directed but contracted influenza. अब इसी में से ये एक जनरल ऑफर था तो मिसेस कार्लाइल ने ये एडवर्टीजमेंट देखा और वो स्मोक बॉल्स को ले आई और उसके बाद भी उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया. It was held that Mrs. Carlyle was entitled to a reward of $100 as she has performed the condition for acceptance. इसमें ये कहा गया कि मिसेस कार्लाइल जो रिवॉर्ड है उस पर उनका हक है क्योंकि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस देकर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करी है. Further, as the advertisement did not require any communication of compliance of the condition, it was not necessary to communicate the same. अगर एडवर्टीजमेंट में वो कहते, हमने आजकल के एडवर्टीजमेंट्स में ये बहुत देखा हुआ है कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई इसलिए होता है कि अगर आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ेंगे तो आपको अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ उसे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी पड़ेगी कंपनी को. समझ में आ रही बात? तो इसलिए एडवर्टीजमेंट पे लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड. द कोर्ट दस इन द प्रोसेस लेड डाउन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स. तो इस केस का क्या कंक्लूजन निकाला था कोर्ट ने? An offer to be capable of acceptance must contain a definite promise by the offerer that he would be bound provided the terms specified by him are accepted. An offer may be either to a particular person or to a public at large, and if an offer is made in the form of promise in return for an act, the performance of that act, even without any communication therefore, is to be treated as acceptance of the offer. तो ये वही बात है जो हमने अपने पिछले सेक्शंस में पढ़ी थी कि एक जो ऑफ़र है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को भी दिया जा सकता है या पब्लिक एट लार्ज को भी दिया जा सकता है. और अगर वो ऑफ़र केपेबल है एक्सेप्टेंस का तो उसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है अगर वो पब्लिक एट लार्ज में है. और अगर जो ऑफ़र है
उसमें लिखा गया है कि आप अपनी परफॉर्मेंस से एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, तो आप परफॉर्मेंस से भी अपनी एक्सेप्टेंस को कन्वे कर सकते हैं। परफॉर्मेंस देने के बाद आपको एक्सेप्टेंस स्पेशली किसी कंपनी को या उस एडवर्टीजमेंट वाली इशू को जो एडवर्टीजमेंट इशू कर रही है उस कंपनी को कन्वे करने की ज़रूरत भी नहीं है कि आपने अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट कर ली है। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ वही रूल्स थे जो हमने पिछले सेक्शंस में डिस्कस करे थे 1.6 में। और जो ये केस लॉ था, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, कार्डिल वर्सेस कार्बोलिक एंड स्मोकबॉल कंपनी। इसके फैक्ट्स और उसका कंक्लूजन दिया गया था दोबारा, जो कि हमने पहले पढ़ भी रखा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।